बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के इस्तीफ़े के मामले पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगा दिया है। अहम 3 एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एग्रेसिव तो खेल रही थी, लेकिन क्रीज के अंदर रहकर ही एग्रेसिव खेल रही थी, लेकिन जब उन्होंने केपी में हुकूमत बनाई और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में उनकी एंट्री हुई, तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अब खेलना शुरू हो चुकी है। क्रीज से बाहर निकलकर शॉट्स लगा रही है। अहम 3 तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ की अभी हुकूमत बनी ही नहीं है। अभी शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहनी ही नहीं है कि हुकूमत बनने से और शेरवानी पहनने से पहले ही ये यतीम हो चुकी है और इनके अपने जो इत्तेहादी हैं, इनके अपने जो इन्होंने रैलुकट्टे साथ मिलाए हुए हैं, उन्होंने धोखा देना और ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया है। अहम 3 तफसीलात आपसे शेयर करनी है। महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैसे गेम इन्होंने पलट कर रख दी है। नंबर गेम चूँकि मुबैना धांधली के बाद जो फॉर्म 47 के ज़रिए ये असेंबली में आए तो नंबर गेम इनके पास थी, लेकिन महमूद अचकजई की नामजदगी के बाद और मौलाना फजल रहमान से अहम 3 मुलाकात के बाद सारी की सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक बदल चुकी है। मुलाकात का अहवाल भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान के पास और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की गई है कि मौलाना साहब आप भी आएँ और हमारी इस हुकूमत में हिस्सेदार बन जाएं। वाज़े रहे कि मौलाना फजल रहमान के पास इससे पहले भी वफ्द जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग का वफ्द, शहबाज शरीफ मिल चुके हैं। अब नवाज शरीफ खुद गए मौलाना फजल रहमान के पास इनको मनाने के लिए, और ज़राए ने जो बताया है, जो अंदरूनी कहानी उस मुलाकात में रही वो ये रही कि नवाज शरीफ पूछते रहे मौलाना फजल रहमान से कि मौलाना साहब आपको चाहिए क्या, और मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब आपके पास हमें देने के लिए है ही क्या। अब मुस्लिम लीग नून जो चाहती थी वो ये थी कि एक आधी छोटी मोटी वजारत देकर और मौलाना फजल रहमान को साइड पर लगा दिया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान मुसीबत उनके लिए क्रिएट कर सकते थे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी ये क्लियर किया गया और इनडायरेक्टली कहा गया कि केपी गवर्नर का ओहदा तक आपने पीपल्स पार्टी को दे दिया है। और इस वक्त जो सेटिंग हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने लिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदारत का और इसके अलावा गवर्नरशिप्स जो हैं ये सारी पीपल्स पार्टी और आपने आपस में बांटी हैं, तो हमें देने के लिए आपके पास है क्या। यानी कि एक चीज़ से तो हवा इस तरह से भी निकल गई कि मौलाना फजल रहमान भी कोई इस वजह से नहीं हुकूमत का हिस्सा बन रहे कि वो बड़े कोई नज़रियाती हैं या असूलों के ऊपर खड़े हुए हैं। असल मसला ये है कि उनको कोई हिस्सेदार नहीं बना रहा। एक तो मौलाना फजल रहमान का शिकवा पहले भी मैंने आपको ये खबर दी थी, वो ये था कि जहाँ पर आप लोगों को फॉर्म 47 के ज़रिए इतनी नशिस्तें दे दी गई हैं, तो वहाँ पर हमें भी कुछ नशिस्तें दे दी जाती ताकि हम भी कुछ जो है वो हिस्सेदार बन जाते। और फिर उसके बाद आपने पूछा तक नहीं और अभी एक वजारत लेकर आप हमारे पास आ गए हैं। तो इस वजह से ये मुलाकात नाकाम हुई और मौलाना फजल रहमान की जानिब से इनकार किया गया कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे। अब मौलाना फजल रहमान के वोट्स भी हैं, असम्बली में उनकी नुमाइंदगी है, और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान के जो वोट्स हैं, अगर वो महमूद खान अचकजई को डल जाते हैं तो उससे जो नंबर गेम है वो बहुत तब्दील होगी। और ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं सदर के, ये खुफिया राय शुमारी के तहत हो रहे हैं, तो नून लीग आसिफ जरदारी को वैसे भी नहीं चाहती कि वो सदर बने। तो इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है, हाथ पांव इस वक्त इनको इसलिए लग चुके हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो बड़ा सरप्राइज़ दिया है महमूद खान अचकजई की सूरत में, तो अगर MQM जो कि पीपल्स पार्टी को वैसे ही नहीं वो चाहती, MQM मौलाना फजल रहमान और कुछ बंदे खुफिया राय शुमारी के तहत अगर वोट इस तरफ डाल देते हैं तो फिर जरदारी की सदारत भी गई। लेकिन खैर अभी भी स्टिल मुश्किल इस वजह से है क्योंकि नंबर गेम में नून लीग पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा मुबैना धांधली के तहत उनके पास नशिस्तें हैं कि उनका जो नंबर गेम है काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन उसके बावजूद महमूद अचकजई की नामजदगी के साथ ही
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इससे बढ़कर एक और बड़ा सरप्राइज़ ये दिया है कि मुस्तकबिल में अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और ये जो ग्रैंड अलायंस होगा इसमें महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, ANP, BNP, मेंगल, GDA वगैरह ये तमाम जमातें शामिल होंगी और इसको बैक करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो भी इसमें शामिल होगी। और उसके बाद ये हुकूमत का तो अभी जीना महाल बना हुआ है इनके अपने इत्तेहादियों के तहत MQM और पीपल्स पार्टी के। तो जब ये ग्रैंड अलायंस बन जाएगा तो उसके बाद इनका मजीद जीना दोबर हो जाएगा। कैसे, इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। एक तो महमूद खान अचकज़ई भी मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे सदारत के लिए जो वोट है वो मांग लिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, MQM ने साइंस, टेक्नोलॉजी और हज की वजारत लेने से इनकार कर दिया है। यानी कि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हज की जो वजारत है वो इनको दे दें और इनको किसी तरीके से खुडे लाइन लगा दिया जाए, इनको जो है वो पूरा पारा किया जाए। लेकिन MQM भी डटी हुई है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। उनको तगड़ी वजारतें, 4-5 वजारतें और गवर्नरशिप इस वक्त वो मांग रही है। अदरवाइज MQM के जो वोट हैं वो फिर सदारत के लिए नहीं पड़ सकते। तो ये इस वक्त MQM की भी खैर जो लॉटरी है वो लगी हुई है और नून लीग कोशिश पूरी कर रही है कि किसी तरीके से उनको कम वजारतें दी जाएं और किसी तरीके से उनको पूरा पारा किया जाए। वजारतों का वादा किया गया लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हज की वजारत देकर साइड पर किया जा रहा था। तो MQM की जानिब से अभी से ही ये जो वजारतें हैं ये लेने से इनकार कर दिया गया है। अभी आप सोचें कि जब ये हुकूमत बनेगी तो फिर ये चलेगी कैसे, और अव्वल ये जो हुकूमत है ये बनेगी कैसे, और फिर उसके बाद जो अपोजिशन है वो इनको कैसे चलने देगी। और नवंबर तक का सिर्फ आपने इंतज़ार करना है। नवंबर के बाद आप देखेंगे कि ये हुकूमत खुद ब खुद इनका जो तख्ता है वो उल्टेगा। फिर ना सिर्फ ये बल्कि नून लीग में शामिल होने वाले ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी वजारतों का जो मुतालबा है वो कर दिया है। 23 आज़ाद अरकान हैं जो पंजाब असम्बली के जो शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में, उनमें से ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत ज़्यादा डिमांड्स की हैं और साथ ही वजारतों का भी जो मुतालबा है वो कर दिया है। और यही बड़ी रीज़न है कि अभी तक पंजाब असम्बली की जो काबीना है, जो कैबिनेट है वो नहीं बन सकी। यानी कि इतने दिन हो चुके हैं पंजाब में हुकूमत बने हुए, चुनतखिब हुकूमत बने हुए और चुनतखिब जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ उनको आए हुए, जो कि ख़ुद सचमुच में ख़ुद को वज़ीर आला समझती हैं। बहरहाल अभी तक काबीना नहीं बना पाई। इसकी बड़ी जो रीज़न है वो यही है, जूतियों में इस वक्त जो दाल है वो बट रही है। फिर इसी तरीके से जो माफियाज़ हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो भी सख्त तरीन परेशान हैं कि ये हो क्या गया उनके साथ। इमरान खान को साइड लाइन करते करते, माइनस करते करते, दीवार के साथ लगाते लगाते सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब करें तो करें क्या। और इसी कंफ्यूजन में एक और अहम इकदाम उन्होंने उठाया है जिसने इनके चेहरों से मजीद जो मास्क है वो उतारा है। और इकदाम क्या किया जी इन्होंने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पर पाबंदी लगाने के लिए जो करारदाद है वो सेनेट में पेश कर दी है। बहरहमान तंगी हैं जो कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और ये वो पीपल्स पार्टी है जो कि जमहूरियत की दावेदार बनती है, आज़ादी इजहार राय का ये दावा करती है। और असल इनका चेहरा ये है, असल इनकी मुनाफकत ये है, बेशर्मी की इंतहा है, शर्म इनको बिल्कुल नहीं आती कि ये लोग हैं जो करारदाद पेश करते हैं। बहरहमान तंगी जो हैं ये कहते हैं जी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। क्यों पाबंदी लगनी चाहिए? क्योंकि आप इमरान खान साहब का जो बयानिया था, आप जो नौजवान क़यादत थी, जो नौजवान नस्ल थी, आप इनके जो माइंड्स थे वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी जो आवाज़ थी, अपना जो मैंडेट था वो वोट के ज़रिए तो दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ धांधली के लिए भी सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ उठाई वो आवाज़ आपसे हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरहमान तंगी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेनेट के एजेंडे में शामिल कर ली गई। 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास के एजेंडे के मुताबिक फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरहमान तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल है। करारदाद के मतन में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक प्लेटफॉर्म मुल्क की नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
हमारे मज़हब और सकाफ़त के ख़िलाफ़ असूलों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अवाम में मज़हब और ज़ुबान पर नफ़रत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो आए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स से पहले जब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी छोड़े उससे भी पीछे चले जब सिर्फ अखबारात थे, तो क्या तब जो मज़हब के हवाले से या मजहबी मामलात के ऊपर मुनाफरत या जो नफ़रत वाले, क्या उस वक्त इवेंट्स इस तरह के कुछ रिपोर्ट नहीं हुए थे? तो उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त इस तरह के जो इवेंट्स थे वो क्यों हुए? गोया यहां प्रूव होता है कि असल मसला सोशल मीडिया नहीं है, असल मसला आपको इमरान खान से है कि इमरान खान जो इस वक्त पॉपुलर है और सोशल मीडिया, क्या आपने एक्स को बंद करके देख लिया, आज 2 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं कि एक्स यानी कि ट्विटर जो है वो बंद है। तो जहां पर लोगों ने एक ट्विटर की ऐप इंस्टॉल की है, वहीं पर एक उन्होंने वीपीएन की ऐप भी इंस्टॉल कर ली है, और इसी तरीके से आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दें, वही ऐप एक वीपीएन की वेबसाइट होगी, उसके थ्रू तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे वो लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी भी बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया जो ऐप्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके आप जहन देखें, ये दावे करते हैं अवाम का दर्द रखने के, और सूरत हाल ये है कि ये ऐप्स और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिससे अरबों डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं, और एक दिन इन्होंने इंटरनेट खाली बंद किया था और उससे पता नहीं कितने अरबों रुपयों का जो नुकसान है वो आईटी इंडस्ट्री को हुआ था। तो ये इनका असली चेहरा है जो कि बेनकाब हो रहा है, और आगे चलकर मजीद इनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने हैं। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब के इस्तीफे के हवाले से भी जो मामला है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की गई थी, और पूरा जो इंतखाबी अमल हुआ, इससे पहले जो कंपेन्स वगैरह का अमल हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में जाती रही, कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपना जो लड़ाई थी वो लड़ते रहे। अदम एतमाद भी इवन के वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हाई कोर्ट के, इन दोनों के ऊपर वो कर चुके थे, अपने केसेस तक विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन अब जो इकदाम उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो एग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, इसमें अब उन्होंने क्रीज से भी बाहर निकलकर जो शॉट्स है वो लगाना है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है, और यह मुतालबा किया गया है शेर अफजल मरवत की जानिब से, और शेर अफजल मरवत ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि अपने अपने हलकों में आपने निकलना है और एहतजाज के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना है, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन हुआ क्या कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, और वो मरियम नवाज जो कि अपोजिशन जब असम्बली पंजाब असम्बली में थी और जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर के पास, तो उनसे जाकर कहती हैं कि मैं सिर्फ जो है वो अपने लोगों की वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, और मैंने आपकी भी बात सुननी है, और मैंने सबकी बात सुननी है, जिसने वोट दिया है उसकी भी, जिसने वोट हमें नहीं दिया उसकी भी बात सुननी है। लेकिन वो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और पंजाब में सूरत हाल क्या उन्होंने बनाए रखी कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी, पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाज़त अभी भी नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, इवन के रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले, और शेर अफजल जो हैं उन्होंने लीड किया इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस एहतजाज को, और इस एहतजाज के दौरान ही उन्होंने खिताब भी किया और ये कहा कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब, उन्होंने ही चूँकि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से जीते। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ जी कि मैनेज नहीं हुई चीज़ें, तो फॉर्म 47 में मुबैना तौर पर अपनी मर्जी के जो नताइज थे वो लिख दिए गए, और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जो हैं किसी भी मामले के ऊपर उनका कोई नोटिस नहीं, और वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो खुद अपनी रिमार्क्स में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि नवाज शरीफ को नाअहल करके दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया गया, यानी कि सहूलतकारी की गई। तो खुद आपने एक जमात से इलेक्शन से चंद दिन पहले बल्ला का निशान लेकर क्या दूसरे फरीक को
फ़ायदा नहीं पहुंचाया, क्या सहूलतकारी नहीं की, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से शेर अफजल मरवत जो हैं, जो कि वैसे ही एग्रेसिव मोड में रहते हैं और एग्रेसिव मोड में जो है वो चीज़ों को चला भी रहे हैं, पार्टी में उनके साथ हुआ भी कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक अंदाज़ है। तो बहरहाल उन्होंने ये जो बड़ा मुतालबा है वो कर दिया है। ऑलरेडी जुडिशरी के अंदर इस वक्त और इवन के वकला बरादरी के अंदर ये शदीद दबाव भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से ये जो मुतनाज़ा फैसला दिया गया, इस फैसले के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हुई, जिसके बाद सहाफ़ियों को भी मज़ीद रगड़े में लिया गया। और असद तूर देख लें और इमरान रियाज खान साहब देख लें, इनके ऊपर जो मुकदमे बने और इनको उठाया गया और इनिशियल के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया जी कि आपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो कंपेन है वो चलाई, उनके ऊपर आपने तनकीद क्यों की, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आपने तनकीद क्यों की। तो इस वजह से आपके ऊपर एक केसेस बनाए जाते हैं। लेकिन फिर जब केसेस बनाने वाले थे, असल रीज़न क्या थी वो सबको मालूम है कि उनकी जो ज़ुबान है वो बंद रखना थी। तो बहरहाल ये आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।